नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। उद्धव ठाकरे के लिए यह खबर राहत देने वाली है। चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एमएलसी का चुनाव हो सकता है। दरअसल 28 मई से पहले तक उद्धव ठाकरे को सदन के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में विधान परिषद के 9 सीटों के लिए चुनाव नहीं हो पा रहे थे। और ऐसे में जो संवैधानिक बाध्यता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, वो मियाद 28 मई को खत्म हो रही थी। उससे पहले ये राहत वाली खबर उद्धव ठाकरे के लिए। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ रहे हैं और मुंबई से विनोद जगदाले इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद, शिवसेना, उद्धव ठाकरे सबने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि मामला आकर अटक रहा था। चर्चा यह भी होने लगी थी कि अगर मान लीजिए चुनाव नहीं होता है और मियाद अगर खत्म होती है तो फिर आगे क्या विकल्प होगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल वही था कि अगर चुनाव नहीं होता है तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा, और महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसको 5 महीने पूरे हो चुके हैं, उसकी लाइफ क्या रहेगी। इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से खबर आई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 9 सीटों के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव के लिए इजाजत दे दी है, तो ये राहत की बात है शिवसेना पार्टी के लिए, एनसीपी के लिए और कांग्रेस के लिए। प्रत्युष, मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य चुने जाए, इसके लिए एक लंबा विधान परिषद का सदस्य चुना जाए, इसके लिए एक लंबा सियासी खेल महाराष्ट्र में देखने को मिला। 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक अजित पवार की अगुवाई में होती है। दोनों बार प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लेते। फिर महाविकास आघाड़ी के नेता उनसे मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निर्णय लीजिए, फिर भी वो कोई निर्णय नहीं लेते। इसके बाद शिवसेना के जो सचिव है और उद्धव ठाकरे के पीए है मिलिंद नार्वेकर और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे मिलते हैं राज्यपाल से, उनको खत देते हैं कि ये उद्धव ठाकरे की चिट्ठी है। उन्होंने कहा है कि आप केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखिए और मांग कीजिए कि 9 विधान परिषद सीटों का चुनाव हो। उसके बाद तुरंत राज्यपाल अपनी चिट्ठी केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजते हैं। उसके बाद तीनों पार्टियों की अलग अलग चिट्ठी भी केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाती है और वो कहते हैं कि राज्य में 9 सीटों के लिए चुनाव होने चाहिए। और आज जो बैठक जैसे सुबह तय की गई थी, रात को संजय राउत ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि आज सुबह केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होने वाली है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होने वाले हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया था वैसे बैठक हुई और ये फैसला हुआ है। कहीं ना कहीं ये राहत की बात है महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे के लिए। जी रमन, सवाल ये है कि राज्यपाल के पास पहले ही शिवसेना की तरफ से कैबिनेट से पास करके ये कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से नामित किया जाए। इस मामले को इतने लंबे समय तक राज्यपाल की तरफ से लटका कर रखा गया, वजह? देखिए, बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट नहीं हो सकते। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट होने के बाद ही मुख्यमंत्री बरकरार रखा गया। उसमें शरद पवार जब 1993 बम विस्फोट के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो राज्यपाल के कोटे से ही नॉमिनेट हुए थे। लेकिन बीजेपी का आरोप था कि उद्धव ठाकरे राज्यपाल के कोटे से नॉमिनेट इसलिए होना चाहते हैं कि राज्यपाल के कोटे से नॉमिनेशन के बाद या नॉमिनेशन के वक्त उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा। और बीजेपी इसी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही थी कि 6 महीने का वक्त बीत जाने के बाद अगर उद्धव ठाकरे किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो इस सरकार के मुखिया के तौर पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के चलते ही उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि राज्यपाल के द्वारा उन्हें नॉमिनेट किया जाए, और ऐसा कानून के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जब प्रधानमंत्री से बातचीत की और प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरवीन करने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई, और प्रक्रिया शुरू होने के बाद आज चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मुश्किल नहीं है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा 2 जो नॉमिनेट किए जाने का कोटा है उनमें से एक कोटे पर उद्धव ठाकरे चुने जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ और खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेनी है।
दिल्ली की अब हम बात कर लेते हैं। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है। कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए, सब्जी मंडी में अचानक लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी, जो काफी हैरान करने वाली है। यहां लोगों की कई मीटर लंबी लाइन नजर आई। जरा देखिए, दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी की यह तस्वीर है। में चारों तरफ प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। डीएम साहब, एसएचओ साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मंडी के हालात को न बनाया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो जाए और लोग कोरोना जैसे बीमारियों से यहाँ के व्यापारी मरने पर। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ लोगों की भारी भीड़ और दूसरी तरफ देखिए सारे नियम कायदे कानून सब टूट गए। एक तरफ देश में सख्ती से लॉकडाउन की बात कही जा रही है, आपको पुलिस वालों के बहुत सारे फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत सारे वीडियोस आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर लोगों से उठक बैठक कराते हुए पुलिस की टीम नजर आ रही है। पुलिस की टीम लोगों के घर में केक बांट रही है, जो लोग घर में अकेले हैं। लेकिन यहां पर देखिए गाजीपुर में सारे नियम कायदे कानून हवा हो गए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। इससे पहले फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया था, अब गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की एंट्री भी बिना मूवमेंट पास के नहीं होगी। पुलिस की सख्ती बॉर्डर पर बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास, जिसके पास होगा सिर्फ उसे ही आने जाने की इजाजत होगी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी अब सील हो गया। इससे पहले यूपी की सीमाएं सील हो गई थी। चलिए, कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्र सरकार ने जोन के हिसाब से नई लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक देश में रेड जोन में 130 जिले शामिल हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के 10 जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। यूपी के 19 जिले रेड जोन में हैं, 36 ऑरेंज में हैं, 20 जिले ग्रीन जोन में हैं, जबकि महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में शामिल है। और चलिए जरा जल्दी से अपडेट ले लेते हैं तीनों स्टेट का। महाराष्ट्र से विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं, पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस श्रीवास्तव। मानस, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए यूपी की जरा स्थिति, क्योंकि ये कहा जा रहा है और बीजेपी भी कह रही है कि यूपी में सबसे ज्यादा सख्ती की गई है, बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। अब यूपी और दिल्ली की सीमा बिल्कुल पूरी तरीके से सील भी कर दी गई है। मानस, हाँ, पैच ही नहीं हो रहा है। चलिए, मानस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमिताभ, बिहार में अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में प्रवासी मजदूरों का आना, जिसको लेकर बिहार सरकार गाइडलाइन से पहले यह कह रही थी कि अगर इस तरीके से प्रवासी मजदूर आएंगे तो संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या बिहार सरकार टेंशन में है? जी बिल्कुल प्रत्युष, अभी पिछले 4 दिनों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो अब तक करीब 55 ऐसे जो पॉजिटिव केस आए हैं वो प्रवासी मजदूरों के ही हैं, जो अलग अलग राज्यों से आके बिहार में आए थे। उनकी जब जांच रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव निकली है। निश्चित तौर पे यही वजह है कि बिहार सरकार काफ़ी डरी हुई थी और अभी भी जो नई तब्दीली की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो भी बिहार में प्रवासी मजदूर आएंगे या फिर प्रवासी छात्र जो दूसरे राज्यों फंसे वो आएंगे तो 21 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, जबकि पहले यह 2 सप्ताह का था यानी 14 दिनों का था। अब उसे 21 दिन कर दिया गया है कि बिना 21 दिनों के क्वारंटाइन के वो अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। तो लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 426 टोटल संख्या जो है 426 है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 23 मरीज जो है पॉजिटिव निकले हैं और लगातार जो दायरा है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। बिहार के 29 जिलों में यह पहुंच चुका है। आज जो केंद्र सरकार की जो लिस्ट भी जारी है उसमें पटना सहित 5 जिले जहां रेड जोन में है, वहीं
20 जिले जो हैं ऑरेंज जोन में और सिर्फ 13 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही है और इस वजह से जो लगातार जो नियम है, कल ही एक और मुख्य सचिव का जो एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया है कि अंतर जिला जो सीमा है उसे बिल्कुल ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जा रहे हैं, उसके बाद संक्रमण का खतरा फैल रहा है। तो अब एक जिले से दूसरे जिले में जाना भी कल से मना हो गया है। इस वजह से सरकार ने ये कड़े फैसले लिए हैं और जो चेकिंग की पॉलिसी है उसे भी और कड़ाई से करने का निर्देश दिया गया है। जी विनोद, महाराष्ट्र की जरा हालात बताइए, खास तौर पर मुंबई और धारावी की स्थिति। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने 10,000 का आंकड़ा कल रात को ही पार कर दिया है। अब 10,498 मामले अब तक सामने आए हैं। आज शाम को 7 बजे नया आंकड़ा फिर से आएगा। सबसे ज्यादा मामले मुंबई में बढ़ रहे हैं और मुंबई में खासकर धारावी में लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ली में भी पहले मामले काफी बड़े थे 2 हफ्ते पहले, लेकिन बाद में वहां पर वर्ली पैटर्न को लागू किया गया, सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, घरों तक राशन पहुंचाया गया, हर घर तक आरोग्य कर्मी पहुंचे, वहां पर चेकिंग की गई, सख्ती से पालन किया गया लॉकडाउन का। तो ये सारी चीजें जिससे कोरोना वहां पर अब केसेस कम मिल रहे हैं, लेकिन वर्ली में केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। और भी मुंबई के कुछ इलाके हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो जिला है, जो शहर है, औरंगाबाद में ज्यादा मामले हैं। पुणे में मुंबई के बाद 2 नंबर पे पुणे शहर है, उसके बाद पिंपरी चिंचवड़ है। इन्हीं इलाकों में भी मामले लगातार बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रशासन हाथ धरा हुआ है, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां पर घनी आबादी है, पुणे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, वहां पर कोरोना का संक्रमण रोकना एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए। चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं विशाल एंग्रिस जुड़ रहे हैं। विशाल, पंजाब में अचानक से एक मुसीबत के तौर पर ये कोरोना विस्फोट इसे कह सकते हैं कि हुआ है। नांदेड़ से जो श्रद्धालु लौटे हैं उनमें ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस वक्त शायद पंजाब सरकार के लिए सबसे चिंता वाली बात हो गई है। बिल्कुल ही प्रत्युष चिंता वाली बात भी है और लगातार ही इनके कारण पंजाब सरकार के माथे के ऊपर भी चिंता की जो लकीरें हैं वो भी खिंचती चली जा रही हैं। और जिस तरह से कल कहा जा सकता है कि एकदम ही कोरोना का विस्फोट हुआ है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में उतनी तादाद में जो संक्रमण था बड़ी तेजी के साथ फैल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा था कि इसके ऊपर अंकुश लगा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से कल 100 के पार डाटा जा पहुंचा और आज 170 के करीब जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तेजी के साथ ये फैलता जा रहा है। फिलहाल पंजाब सरकार द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं और वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को रखा भी गया है और वहीं पर उनके टेस्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और चाहे वो लुधियाना हो चाहे अमृतसर हो, दोनों स्टेशनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट शाम तक आ भी जाएगी। फिलहाल जो ग्रीन जोन में थे, चाहे वो फिरोजपुर था चाहे फाजिलका था, वहां पर भी जो कोरोना संक्रमण के मरीज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं, जो हजूर साहब से आए थे। इसी तरह फिरोजपुर में 11 लोग आ चुके हैं और फाजिलका में 3 लोग आ चुके हैं और लगभग पंजाब के सभी जिलों में इनके कारण कोरोना ने दस्तक दे दी है। अच्छा विशाल, ये जो भी हमने कुछ देर पहले जो बात की थी और हमने बाइट भी दिखाई थी कि अकाल तख्त कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि नांदेड़ में भी स्क्रीनिंग की गई थी, वहां भी जांच की गई थी, वहां तो नेगेटिव आया था। ऐसा कैसे हो गया कि जब हम पंजाब आए तो सबके रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगे? मतलब रिपोर्ट्स को लेकर के भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दावा किया है कि वहां पर इन लोगों के जो टेस्ट हुए हैं 3-3 बार टेस्ट हुए हैं और उसके बाद पंजाब में आकर इनको घरों में भेज दिया गया। बेशक थॉरोली चेकअप नहीं हुआ, लेकिन जहां पर बुखार, खांसी और जुकाम वगैरह टेस्ट किए जाने के बाद इनको घरों की ओर रवाना कर दिया गया था। और उसके बाद तरनतारन में सबसे पहले जो मरीज सामने आए थे, जो श्रद्धालु थे, 7 श्रद्धालु थे, तो उसके बाद धीरे धीरे जो संख्या थी बढ़ने लगी और सरकार की माथे के ऊपर चिंता की लकीरें भी खिंच गई और
अमृतसर में तो ये 76 तक का आंकड़ा पहुंच गया फिलहाल। वहां पर 800 लोग अभी भी क्वारंटाइन किए गए हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं। यानी अचानक से पंजाब में ये कोरोना के मामले जो बढ़े हैं उसका बड़ा कारण इसके पीछे ये है, नांदेड़ से लौटे जो श्रद्धालु हैं उनमें से ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हमारे साथ विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, देखिए पंजाब ने तो पहले से तय कर लिया था कि वो कर्फ्यू को 18 तारीख तक बढ़ाएगी 4 घंटे की ढील के साथ। क्या महाराष्ट्र सरकार में भी ऐसा सोच रही है, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है, वो लगातार टॉप पर बना हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी इसके बारे में जरूर सोच रही है। अब जो नया लॉकडाउन शुरू होगा, पहले तो प्रधानमंत्री इसके बारे में घोषणा करेंगे, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में जो कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, उसके बारे में और कुछ नियम जो रेड जोन के जो 14 जिले हैं उनमें किस प्रकार से सख्ती बरती जाए, या फिर सुबह के वक्त एक तय समय तक सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कह सकते हैं कि सब्जी की दुकानें खुली रहे, इस प्रकार के नियम वो बनाई जा सकती है। और भी कई ऐसे कड़े नियम भी वो कर सकती है। जी प्रत्युष जी, तो इस वक्त जो स्थिति है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, यहां पर मामले बढ़ रहे हैं और ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।